हाँ मेरा इंतजार तो होगा, अब भी कुछ एतबार तो होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे रथ पर। दोस्तों, आज जो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं ना, इससे तगड़े तगड़े सवाल सेकंडों में सवाल बनाएंगे। ज्योमेट्री के त्रिभुज पर आधारित वो प्रश्न होगा। तो हमारा सबसे पहले ये 3 पॉइंट है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है और तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये आप जानते हैं। तो आज जो हम त्रिभुज में बात करने वाले हैं कि कोई भी त्रिभुज रहे, इस थ्योरी के आधार पर कई सारे सवाल अभी हम लोग 10 प्रश्न को सोल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, रेलवे के एग्जाम में, और पूछे जा रहे हैं लगातार। तो मान लीजिए कि कोई 2 भुजा को आप ले लीजिए और उसकी मध्य बिंदु को मिला लीजिए। तो मध्य बिंदु को अगर मिला देते हैं, मध्य बिंदु को मिला दिए, किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा को मिला दिए, 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिए, तो ये दोनों समानांतर हो जाता है। ये क्या हो जाता है? समानांतर हो जाता है। ये रेखा, अब जैसे ये BC है, यहां ABC था, इसको D और E लिख दीजिए। अच्छा, लिखने का तरीका समझिए। त्रिभुज में जब भी नामकरण आप करिए तो ऐसे करिए लगातार। जैसे ऊपर A लिखे तब B लिखिए तब C लिखिए, ABC ऐसे चलते रहिए, ABC। तो ये भी बातें हो गई। अब समझिए, तो यहां पर क्या हुआ कि मध्य बिंदु दुगो के मिला दिए, तो ये भुजा और ये भुजा समानांतर होता है, मतलब ये दोनों भुजा कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। अब देखिए, अगर इसके भी मध्य बिंदु ले लेते और ऐसे मिला देते, ऐसे मिला देते, तब कितना त्रिभुज बन गया इसमें बताइए? छोटा छोटा 4 गो। देखिए, एक त्रिभुज ये वाला, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज ये वाला। अब यानी कि टोटल इसमें 4 त्रिभुज है। चारों त्रिभुज आपस में बराबर होगा किसी भी त्रिभुज पर, यानी यह त्रिभुज सर्वांगसम कह सकते हैं आप। चारों त्रिभुज आपस में बराबर होगा, चारों त्रिभुज आपस में बराबर होगा, बराबर होगा। इस पर सवाल होता है बाबू, इस पर आधारित सवाल होता है। जैसे पूरे बड़े त्रिभुज का, अब यहां ABCDE लास्ट में F लिख देते हैं। बड़े त्रिभुज का एरिया दे देगा, आपको कह देगा कि त्रिभुज ABC का एरिया है 480 वर्ग मीटर। तो बताइए कि त्रिभुज DEF का एरिया क्या होगा? तो बाबू, त्रिभुज DEF का एरिया निकालना है, यानी इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालना है। पूरे बड़े त्रिभुज का 1/4, क्योंकि टोटल 4 त्रिभुज और चारों त्रिभुज आपस में होता है बराबर। तो बड़े त्रिभुज के एरिया का 1/4, बड़ा त्रिभुज का एरिया 480, 480, तो उसका 1/4 किसका? 480 का। 4 से 12 चौके 48, 120, यानी एक का एरिया 120 हो गया। एक का एरिया कितना हो गया बाबू? 120। ऐसा भी बोल सकता था कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज DEF यहां लिखना था हमें, हाँ, त्रिभुज DEF और कह देता DEF, और फिर कह देता कि त्रिभुज EFC, इन दोनों के एरिया का योग बताइए। तो आपको यह बता देना, या आपको चतुर्भुज कह देता। चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज? तो यहां से सोचिए, इसको पूरा ले लेंगे तो चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा? यानी DECF, DECF, इसका एरिया क्या होगा? तो 120 + 120, यानी कितना? 240। आया बात समझ में? ये बात आ गया समझ में कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाए, तब जो त्रिभुज बनता है, ये 4 त्रिभुज बनता है और चारों त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर होता है। अब एगो का किसी का एरिया देकर पूरे बड़े का पूछता, अगर एगो छोटका का दे दिया तो उसका 4 गुना पूरे बड़का ABC का एरिया हो जाएगा, और बड़का का एरिया दे दिया तो 4 से भाग दे देंगे तो छोटका का एरिया निकल जाएगा। अब बताइए, मध्य बिंदु की बात हमने किया था यहां पर। दोस्तों, मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु नहीं है तो क्या सवाल दे देता है, ये देखिए। मान लीजिए ये मध्य बिंदु नहीं है, ये मध्य बिंदु पर नहीं मिला है, मतलब यहां से यहां की रेशियो 2 है, तो यहां से यहां की रेशियो मान लीजिए 5।
और यहां से यहां की रेशियो अगर कुछ कह दिया, मान लीजिए यहां से यहां की रेशियो हमने 3 कह दिया और यहां से यहां की रेशियो हमने कह दिया मान लो 14, कहां, यहां से यहां तक। अब जैसे हमारा ABCD डी, तो इसको ई बना दिया, यानी हमें यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 5, तो बराबर नहीं ना कटा है जी, यहां से यहां 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां 5 सेंटीमीटर, बीच में ना काटे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़िएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा। तो ऐसा जब होता है तो इसमें क्या होता है, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए इसको गायब कर दे, आपको इसको गायब कर देगा, ठीक है, आपसे पूछ देगा कि बताइए इसकी लंबाई क्या होगी, तो सीधा सा होता है कि जैसे ऊपर वाला नीचे वाला का रेशियो ऐसे लिखना होता है। देखिए ये फॉर्मूला सबको याद नहीं रहता है, ऊपर का निचल का, ऊपर का कौन ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक, और निचल का कौन डी से लेकर बी तक, डी से लेकर बी तक। उसी तरीके से इधर से आइए, ऊपर का कौन, ऊपर का हुआ ए, ऊपर का हुआ ए, निचल का कौन ई से लेकर सी तक, यानी ई सी कह सकते हैं, सी इसी कह सकते हैं, सी ई कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर का खाली लिखिए तो ऊपर का हुआ एडी, और ऊपर से नीचे तक यानी ई कहिए छोटका, ई कहिए बढ़ का, यानी छोटका अब बढ़ का यानी ए बी, आप ऐसे लिख सकते हैं। और इन दोनों का जो रेशियो होगा वह रेशियो किसके बराबर, ये रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात मतलब क्या, बट्टा का चिन्ह। अब देखिए ऊपर का पहले लिखे, अब पूरे ऊपर से नीचे तक यहां नीचे लिख दिए, तो ऊपर का पहले यानी ए ई लिख सकते हैं, और पूरे बढ़ का मतलब ए से लेकर सी तक, यानी जैसे इधर चले वैसे ही इधर चलना है, सेम उसी तरीके से इधर भी चलना है। ये छोटका हो गया, ये पूरे बढ़का हो गया, यानी आप बराबर ये भी लिख दीजिए डीई, और बढ़का का मतलब है बीसी, बढ़का का मतलब क्या है बीसी। तो यहां पर क्या होगा कि कोई भी भुजा देगा और किसी की लंबाई पूछेगा। जैसे समझिए हमें इस बार ए से डी तक 2 दिया है, तो ए से डी तक हमने 2 लिख दिया, और फिर निचल का पार्ट है आपका 5, निचल का पार्ट है 5। अब 14 हमने निचल का दिया था, ऊपर का है आपका x, तो निचल का आपका है कितना 14 लीजिए। अब x का जो मान होगा वो होगा 14 दूना 28, 28 के बट्टा में 5, तो x का मान देखिए 14 दूना 28 बट्टा में 5, x की वैल्यू 28 दूना 56 यानी 5.6, इधर हो जाएगा 5.6। बात आ गया समझ में। यह बात अगर आप समझ गए तब एक थ्योरी और समझिए, किसी कोण के भाजक, जैसे इस कोण के भाजक अगर इधर आता है तो समझने की बात यह है कि अगर यह कोण 2 बराबर भाग में बटा तो यह भुजा 2 बराबर भाग में बटेगा। चाहे इस कोण के द्विभाजक, मान लीजिए यहां से हमने यहां पर डाल दिया, अगर ये कोण और इधर का कोण पूरा 2 पार्ट जो है बराबर बना तो ये वाला भुजा 2 बराबर पार्ट में बटेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, बराबर भुजा बटेगा तब 2 पार्ट में जब कोण भी 2 बराबर पार्ट में बटा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये अलग कोण है तो इसको भी अलग अलग कर देगा। तो कहने का मतलब बड़ा कोण के सामने की भुजा बड़ा, छोटा कोण के सामने की भुजा छोटा हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात को ध्यान दीजिए, जैसे क्या होता है कि ये सामने वाली भुजा जो बटती है, मान लीजिए ए बी सी, और यहां पर हम लिख देते हैं डी, यहां पर लिख देते हैं डी। अब क्या होता है कि ये 2 भुजा की जो रेशियो होती है वही रेशियो इन दोनों की होती है, मतलब ए से बी की रेशियो जो हो गई, ए से बी की जो रेशियो हो गई, ए बी की रेशियो किससे, ए सी से। तो उसी तरीके से ए बी वाला लिखे थे तो इधर वाला पहले लिखिए यानी बी डी लिखिए, और ए सी वाला नीचे में लिखे हैं तो ये नीचे इस साइड से आइए, इससे सी से, तो सी से यानी आप सी डी को नीचे में लिखेंगे। बस यही बात है, कहने का मतलब ए से बी तक आए, अब बगल वाला ए से बी तक आए, उसके बाद ए से बी तक आए, फिर ए से सी तक आए, ए से बी पर, ए से सी पर, अब उसके बाद यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यही रेशियो होती है आपस में बराबर। यानी इन 2 भुजा के अनुपात में तीसरी भुजा बट जाती है।
अगर ई वाला 8 सेंटीमीटर, तब मान लीजिए उसी रेशियो में ई भी होगा, और ये वाला 10 है तो उसी रेशियो में ये होगा। मान लीजिए कि ये 8 है, ये 8 है और ये कितना है 10, तो 8-10 की रेशियो कितनी होती है? 8-10 की रेशियो आप कहोगे 4:5 होगी, यानी 4:5 में बटेगा, यानी नीचे वाला जो होगा, अगर ये 4 तब ही 5, ये 8 तो ये हो 10, ये 20, तो 4 पचे 20 किए तो 5 25, हम 4 सते 28, तो इसको 5 सते 35 ऐसे बोल सकते हैं। पक्का? अब आइए हम थ्योरी तो कर ली, अब सवाल पढ़ाते हैं। आपसे पूछा गया एक सवाल, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः जोड़ने से बने 4 त्रिभुज होते हैं। आप जानते हैं कि वो चारों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। कोई भी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को अगर आप मिलाते हैं तो ये बनने वाला 4 गो त्रिभुज आपस में बराबर होता है। बराबर का मतलब है सर्वांग सम होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं, गलत, समरूप सर्वांग सम हो गया तो समरूप हो जाएगा। सुनिए, इसके सभी अंग समान है, सर्वांग सम त्रिभुज है। यह बात आपको ध्यान में आ गया होगा और आपने इसको समझ भी लिया। मेरे दोस्त, अगला कहता है एक त्रिभुज। अच्छा देखो, एक बात समझिए, अगर ये समबाहु त्रिभुज रहता तो ये सब छोटका समबाहुए बनता, और समबाहु त्रिभुज भी आपस में ये सब बराबर रहता तो भी वो सर्वांग सम कहलाता, यानी आंसर तो सर्वांग सम ही होता, ऑप्शन डी। एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा के मध्य बिंदु ई तथा एफ के रूप में चिन्हित है। यदि त्रिभुज का परिमाप 480 मीटर है तो त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा के मध्य बिंदु, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर है। अब कोई त्रिभुज पी क्यू आर है और इसके मध्य बिंदु डी ई एफ है, तो इसको जब आप मिला दीजिएगा, सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है यदि त्रिभुज का परिमाप 480 मीटर है, किस त्रिभुज का? यही त्रिभुज, ये पी क्यू आर त्रिभुज का, तो त्रिभुज के डी ई एफ का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज के डी ई एफ का परिमाप क्या होगा? बड़का का परिमाप दे दिया है 480, बड़का का परिमाप 480, आपको छोटका का पूछा है, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप पूछा है। बाबू क्या पूछा गया है? परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं के लंबाई का योग, यानी आपसे जो पूछा गया है इस वाले त्रिभुज का परिमाप। तो याद रहे, पूरे बड़े त्रिभुज के एरिया का चौथाई भाग ही होगा, क्योंकि भुजा के मध्य बिंदु मिलाए। लेकिन परिमाप की बात होगी तो बड़का के परिमाप का आधा, बड़का के परिमाप का कितना? आधा, बस बड़का के परिमाप का आधा होगा, और क्षेत्रफल होता उसका चौथाई भाग। परिमाप का आधा यानी 200 कितना हो जाएगा? 40, 240 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं है। भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर छोटका त्रिभुज जो बनता है उसका परिमाप जो होगा, उसका परिमाप बड़का के परिमाप का आधा होगा। परिमाप का आधा होगा, हाँ, क्षेत्रफल का चौथाई भाग होगा। अगला सवाल आइए, किसी त्रिभुज एबीसी में भुजाओं ए बी ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित है कि डी ई बी सी के समानांतर है। समानांतर है इसका मतलब मध्य बिंदु को मिलाया होगा तभी समानांतर हुआ। ए डी बट्टा बी डी बराबर रेशियो दे दिया है 3/5 का। यदि ए सी 4 सेंटीमीटर है, ए ई का मान। त्रिभुज ए बी सी तो कैसे बनाना है? पहली बात समझिए, त्रिभुज कैसे बनाना है? तो त्रिभुज जब आप बनाएंगे, ऊपर से मान लो ए लिखे, बगल में इधर बी लिखे, यहां सी लिखे, लिख दिया हमने। अब उसके बाद क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी हो गया, ए बी ए सी पर डी, ए बी और ए सी पर डी ई इस प्रकार स्थित है कि डी बी सी के समानांतर है। बाबू डी ई ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि इसके समानांतर है, डी ई जो है बी सी के समानांतर है। अब ए डी बराबर 3, बी डी बराबर 5, ए से डी तक है 3 और बी से डी तक है 5, यानी ऊपर का नीचलका का रेशियो दे दिया। ए सी बराबर 4 बोला, ए से लेकर सी तक पूरे 4 दे दिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक दे दिया है 4। तो ए ई का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, इधर वाला पूछा है। एक काम करते हैं, हमें क्या पता है,
बड़का का मान पता है, छोटका का पूछा है। एक काम करते हैं, इसका छोटका ऊपर में लिखकर, इसका छोटका ऊपर में लिखकर पूरे बड़का 3 और 5 8 होगा। उसी तरीके से इसका छोटका ऊपर लिखकर पूरे बड़का यहां दे दिया है 4। अब बोलिए 4 दूना 8, 3/2 यानी 1.5 होता है, यानी x का मान 1.5 हो गया। आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया, बात खत्म। बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समानांतर है बीसी के और ए डी यहां पर अनुपात डी बी 3:1 है। यदि ई ए बराबर 3.3 है तो ए सी का मान क्या होगा? बाबू समझिए, झट से यहां पर एक त्रिभुज लिखा, त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी लिख दिया। कहता है कि डी ई बी सी के समानांतर है, बी सी के समानांतर है डी ई, बीसी के समानांतर है डी। जरूरी नहीं कि एकदम मध्य बिंदु को काटा है, बात नहीं है, ये बात नहीं है, बस समानांतर बोला है। अब एक बात कहता है ए डी डी बी का रेशियो 3:1 का है, ए डी और डी बी का रेशियो 3:1 का है, छोटका है ना, रेशियो 3:1 का है। ई ए बराबर 3.3 है, ई ए बराबर ये वाला है 3.3। तो अब पूछता है तो AC का मान, मतलब पूरे बड़का का मान पूछा है, पूरे बड़का का मान पूछा है, बड़का यानी AC का मान। एक काम करते हैं, बड़का निकालना है तो बड़का इधरों लेंगे, पहले ऊपर ले लेते हैं छोटका 3, अब बड़का हो जाएगा 3 और 1 4। आगे बढ़िए, तो इसको भी छोटका ऊपर में लेना होगा 3.3, अब बड़का जो होगा ऊपर से लेकर नीचे तक यानी AC हो जाएगा। ऊपर में छोटका नीचे बड़का, ऊपर छोटका नीचे बड़का, 3 से काटिए 1.1 बार में, 11 चौके 44, 4.4 हो जाएगा AC का मान। AC का मान 4.4, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा बाबू। कोई बात नहीं है और कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अगले सवाल पर आ जाइए, देखिए क्या पूछा गया। अगला सवाल कहता है नीचे दिए गए त्रिभुज के एम एन में पी क्यू एम एन के समानांतर है। यह देखिए पी क्यू जो है एम एन के समानांतर है। समानांतर होने के लिए जरूरी नहीं है मध्य बिंदु को मिलाना, है ना, समानांतर है यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं काटेगा, ये समझ लीजिए। अब देखिए अगर मध्य बिंदु मिलाते तब भी समानांतर होता, और समानांतर अगर है तो जरूरी नहीं कि वो मध्य बिंदु को मिला ही गया होगा। सुनिए, अब यहां पर के पी 4 दे दिया है, के से लेकर पी तक दे दिया है 4, और उसके बाद कहता है पी एम है 13, पी से एम तक है 13। अब उसके बाद के एन 20.4, के एन 20.4 ऊपर से नीचे तक दिया हुआ है 20.4। तो कहता है के क्यू का मान, के से क्यू तक छोटका का मान, छोटका का निकालना है तो छोटका आप पूरे बड़का लिख लेते हैं, छोटका अब बड़का हो गया 13 4 17, उधर छोटका x हो गया, छोटका x हो गया। अब बड़का ऊपर से नीचे तक 20.4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 20.4। काटते हैं 17 दूना 34, 3 17 कम 17, पहले काटना होगा 17 कम 17 3, फिर 17 दूना 34, एक अंक बाद दशमलव। अब ये ऊपर जाएगा 12 चौके 48 यानी हो जाएगा 4.8 x का मान, x का मान कितना हो जाएगा 4.8। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाह, कोई कष्ट नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल पर क्या कहता है? सवाल यह कहता है त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई 12 सेंटीमीटर, वाई जेड 18 सेंटीमीटर, एक्स डब्ल्यू जो कि वाई एक्स जेड का एक कोणीय द्विभाजक है, वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू पर इस प्रकार मिलता है कि वाई जेड डब्ल्यू जेड का मान 4:5 के बराबर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। आपसे यह कह रहा है कि मान लिया जाए कि कोई त्रिभुज है, और ये अगर त्रिभुज आपको पता है एक्स वाई जेड दिया है, मान लीजिए यहाँ एक्स, यहाँ वाई और यहाँ हो गया आपका जेड। अब कहता है एक्स वाई 12 सेंटीमीटर, एक्स से वाई है कितना 12 सेंटीमीटर। उसके बाद एक्स वाई जेड का एक कोणीय द्विभाजक वाई जेड से। अब देखिए वाई जेड से एक कोणीय द्विभाजक वाई जेड को क्या करता है, वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू पर यहां से एक कोणीय द्विभाजक माने कोण को दो भाग में बांट दिया। सम द्विभाजक कहता तो हम बराबर भाग में कहते,
लेकिन समद्विभाजक नहीं कहा है, और 4:5 में कर दिया, 4:5 में कर दिया। इधर की रेशियो 4, उधर की रेशियो 5, और ये पूरा YZ भी 18 दिया हुआ है, उससे कोई बहस नहीं हमें। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। अच्छा, इसकी भुजा की लंबाई दे दिया है हमें 18, YZ कितना दे दिया है 18 बाबू, ये दे दिया है 18, तो ये 12 है, ये 18 है, तो इधरे वाला ना पूछा है आपसे, इधरे वाला पूछा है, तो इधर वाला कुछ मान लीजिए ना, आप PA मान लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये वाला अगर निकलना है, हमने कहा था कि ये कोण अगर बंटता है तो उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में भुजा है, तो इन दोनों भुजा का रेशियो हो गया 12/P का, 12/P का। और याद रहे तो दोनों भुजा का रेशियो, इधर वाला फिर इधर वाला, तो इधर वाला 4 ऊपर में लिखिए, नीचे इधर वाला 5, 4 × 12, 5 × 15, P का मान आ गया 15, यानी इधर वाली भुजा 15 हो गई। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया, आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया 15 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए 8 नंबर। अगला सवाल क्या कहता है, त्रिकोण ABC में बिंदु M पक्ष साइड AB पर है और बिंदु N पक्ष AC पर इस प्रकार है कि BMNC एक समलंब बनाता है। पक्ष साइड MN और पक्ष साइड BC का अनुपात 7:9 है। अच्छा, MN और BC का रेशियो दे दिया है। आपसे ये कहा कि एक त्रिभुज बना, त्रिभुज जो है आपका ABC, त्रिभुज क्या है ABC है। उसके बाद क्या कहता है कि N पक्ष N जो है पक्ष AB पर N और M दूगो है, हाँ कहता है AB पर है M, AB पर है कौन M, AB पर है M और AC पर है यहाँ N। अब कहता है इस प्रकार है कि BMNC एक समलंब बनाता है, समलंब चतुर्भुज BM, देखिए BMNC, हाँ ये समलंब चतुर्भुज तो हुआ ही, कोई कष्ट नहीं है इस बात में कि ये समलंब चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ये दो भुजा आमने सामने की भुजा समानांतर होगी, दो असमानांतर होगी, ये समलंब चतुर्भुज है। तो कहता है इसमें दे दिया है कि MN और BC का रेशियो 7:9, इस 7 है तो नीचे वाला 9 है। याद रहे मेरे दोस्त, इसका भी वही काम होगा जैसे भुजा दे दिया ना, तो ये वाला त्रिभुज बड़ा त्रिभुज ABC का आधार 9 है और AMN का आधार कितना है 7। तो अगर इस छोटका का एरिया निकालना है, अगर आपको निकालना है त्रिभुज AMN, ये रेशियो में, ये रियल नहीं है, तो 7 का स्क्वायर करिए 49, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, बस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। और अगर उसी तरह रेशियो त्रिभुज ABC का निकालना है तो 9 का स्क्वायर होगा 81, ये दोनों का अनुपात होगा, मतलब इसका अगर 81 होगा तब इसका 49 होगा, या इसका 49 होगा तब पूरे वर्ग का त्रिभुज का रेशियो 81 होगा। भुजा के वर्ग के रेशियो में इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो हो गया। दोस्तों कहता है सवाल कि त्रिकोण AMN, तो त्रिकोण AMN का क्षेत्रफल, AMN का क्षेत्रफल तो 49 आ गया है। उसके बाद कहता है समलंब BMNC का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो पूरे समलंब चतुर्भुज, अब बताइए पूरे बड़का त्रिभुज का एरिया 9 का स्क्वायर 81 और छोटका त्रिभुज का एरिया है आपका 49, घटा दीजिए तो ये हो गया 49 अनुपात कितना 32, यही तो हो गया। बड़का के एरिया में से छोटका का एरिया घटा देंगे तो चतुर्भुज का एरिया बच जाएगा, यानी यह त्रिभुज और ये चतुर्भुज के एरिया का अनुपात निकल के आ गया 49:32। चलिए, यह क्षेत्रफल का रेशियो है, ये रियल में क्षेत्रफल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हमें त्रिभुज ABC में AB और AC, D और E क्रमशः ऐसे बिंदु है जिसमें DE और BC के समानांतर है। AD 2 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ADE और ABC के त्रिभुज का कितना होगा अनुपात, पट्टा में दिया है यानी अनुपात पूछा है। कहता है कि मान लिया जाए कि यह त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में यह बात कहा है D BC के समानांतर है, BC के समानांतर कौन है DE है, तो DE BC के समानांतर है, कोई बात नहीं।
तो छोटका त्रिभुज का एरिया इसका स्क्वायर, बड़का त्रिभुज का एरिया इसका स्क्वायर। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात में क्षेत्रफल का अनुपात होता है बाबू। अब कहता है यहां पर AD 2 सेंटीमीटर, A से D तक है 2, आपको दिया है AD 2 सेंटीमीटर, अब BD 3 सेंटीमीटर, B से लेकर D तक कितना दिया है 3। तो अब समझिए सवाल ये कहता है त्रिभुज ADE का एरिया, त्रिभुज ADE का एरिया, फिर त्रिभुज ABC का एरिया का अनुपात पूछा है। अब बताइए बड़े त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा 2 है, तो बड़े त्रिभुज के लिए भुजा पूरा 5 हो गया। उसी तरीके से संगत भुजा, ये आधार का आधार कहिए, अगर इसका ये 2 रहेगा, इसका 2 रहेगा, तब बड़का का पूरा जो होगा, पूरा बड़का देखिए यहां से बड़का त्रिभुज की भुजा नहीं है, बड़का त्रिभुज की भुजा यहां से यहां तक है, तो 2 और 3 5 होगा। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए और बड़का त्रिभुज के लिए 5 का स्क्वायर, यानी 4:25 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 4:25, ऑप्शन सी हो गया। आप चाहे तो यहां से भी कर सकते थे, छोटका त्रिभुज के लिए 2 का स्क्वायर, बड़का त्रिभुज के भुजा है 5 का स्क्वायर, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है आपके सामने, इस सवाल को समझ लीजिए। कहता है एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8, 13 और 15 है, दी गई है, इनके पारस्परिक शीर्ष लंब का अनुपात क्या होगा। शीर्ष लंब, मान लीजिए एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में क्या हुआ है, चीज को सीख लीजिए, 8, 13 और 15 है। मान लीजिए ये 8 है, ये 13 है और ये 15 है। तो इससे जो लंब डालेंगे यहां पर, ये जो लंब डालेंगे तीनों शीर्ष से, ये जो लंब डालेंगे ना, तो लंब डालने पर क्या होगा जरा सोचिए। अगर ये छोटा कोण है तो भुजा छोटा होगा, है ना, और ये अगर बड़ा कोण है तो सामने की भुजा बड़ा, जितना बड़ा कोण होगा सामने की भुजा उतना ही बड़ा होगा। तो जैसे ये भुजा दिया है ना, इनके पारस्परिक शीर्ष लंब का अनुपात, इस लंब कितना लंबा होगा, ये लंब कितना होगा, ये लंब कितना होगा, लंब का अनुपात निकालना है। तो जैसे भुजा दिया इसको रिवर्स कर दीजिए, 1/8, 1/13 और 1/15। जो भुजा था उसको पलट दिया, ये लंब यानी परपेंडिकुलर, इसका 8, 13, 15 का LCM कितना होगा, 8 गुना 13 गुना 15 ही होगा ना, क्योंकि ये सब आपस में सहभाज्य संख्या हो जाएंगे। 8 से 8 कटेगा, 15 गुना 13 कर दीजिए, 195 हुआ। लीजिए 13 से 13 कट जाएगा, 15 8 20 से 120 हुआ। 15 से 15 कट जाएगा, 13 8 104, और यही रेशियो हो गया बाबू। भुजा अगर दिए हुए है तो उसके जो लंब होंगे, उस भुजा पर जो लंब होगा, अगर उसका अनुपात पूछा जा रहा है तो भुजा को पलट देना है। बस भुजा के रेशियो को पलट देते हैं तो हमें लंब का रेशियो पता चल जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हो सकता है एगो का रियल में लंबाई दे दे, दूसरे का रियल लंबाई पूछ ले। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।